हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारा क्लास का टाइम हो गया है। तो गाइज इस क्लास में क्या करने वाले हैं, हम फर्दर आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें कि क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हम अपने कंप्लीट कर चुके थे। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉइल मैकेनिक्स का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। बाकी के जितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करेंगे। साथ ही गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल मास। का इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रहा है कि आप लोगों को बताना है कि जहाँ पर आप फील्ड में अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही आप लोगों को कुछ मेथड्स यहाँ पे गिवन है जिनकी हेल्प से आप क्या करते हो, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हो एक सॉइल मास के अंदर, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसको आप फील्ड पे तो यूज करते ही हो, साथ ही वो मेथड क्या है, क्विक मेथड है, ठीक है, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का। तो जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे गाइज, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। सब लोगों का आंसर आना चाहिए गाइज, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, जो कि आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। क्या है गाइज, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी मेथड आप लोगों को गिवन है उन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को ही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे ओवन ड्राई मेथड हो, सैंड बाथ मेथड हो, एल्कोहल मेथड हो, या फिर आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा था जो क्वेश्चन नंबर 20 था, उसमें भी क्वेश्चन क्या था, वाटर कंटेंट से ही रिलेटेड था। तो मैंने उसमें भी आप लोगों को सारे मेथड बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज होता क्या है कि हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं। सबसे पहले मैं इन मेथड्स को दो तरीके से क्लासीफाई करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। जो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा फील्ड मेथड, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, फील्ड में यूज करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे लेबोरेटरी मेथड, जिनको हम कहाँ पर यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइस होता क्या है कि कोई भी अगर आपके पास मेथड है तो उस मेथड से आप केवल इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप लोगों के पास कोई भी मेथड है तो उसमें या तो एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें आप लोगों का क्या लगे, टाइम कम से कम लगे। एक मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप लोगों का क्या लगे, टाइम कम से कम लगे। और उस मेथड से आप क्या उम्मीद रखोगे, दूसरी उम्मीद रखोगे कि उस मेथड की क्या होनी चाहिए, आप लोग की एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोग के पास कोई भी थ्योरी या कोई भी मेथड अगर किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए आता है तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे, कम से कम तो टाइम लगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एक्यूरेसी मिले। यही तो दो चीज़ें आप उम्मीद रखते हो। तो गाइज होता क्या है कि जब हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना होता है किसी भी सॉइल मास से, तो हम दो तरीके से फील्ड को जो मेथड होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, फील्ड मेथड और लैब मेथड। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा फील्ड मेथड होते हैं उनमें कौन कौन से मेथड आते हैं, ठीक है। एक कैल्शियम कार्बाइड मेथड आता है, एक फिग्नोमीटर मेथड आता है, और एक सैंड बाथ मेथड आता है, ठीक है। जबकि हम फिग्नोमीटर को हम फील्ड और लैब दोनों तरीके से यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। और लैब मेथड की बात करेंगे तो जैसे कि अभी बताया कि ओवन ड्राई मेथड हो गया है, ठीक है। और ओवन ड्राई और एक और होता है हमारे पास टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मेथड। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मेथड जो होता है इसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों हम मेथड्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। इनकी थ्योरी डिटेल में अगर आप लोग को जाना है तो डिटेल में जाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। जो ओवन ड्राई मेथड हमारे पास होता है, सिंपल होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है आप लोग का वो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका सॉइल सैंपल हीट करा जाता है, ठीक है। जनरली ये ऑर्गेनिक सॉइल सैंपल के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। और उसमें आप लोग का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों का रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो आप लोग की सॉइल होती है वो 24 आवर्स के लिए आप लोग की रखी जाती है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही गाइस नेक्स्ट मेथड की बात करें तो नेक्स्ट मेथड आप लोग के पास आ जाता है फिग्नोमीटर, ठीक है। फिग्नोमीटर की हेल्प क्या बात करें तो ये भी आप लोगों का क्विक मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम कोइजन लेस सॉइल जो होती है वो उसके लिए सुटेबल होता है। और फिग्नोमीटर के बारे में गाइस आप लोगों को बता दूं, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो ये चीज़ आप याद रखो कितना होता है, 900 ml। आने वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फिग्नोमीटर को डिटेल में, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस फॉर्मूले को आप नोटिस करेंगे गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे W1 W2 अलग अलग सिचुएशन में आप लोग के वाटर कंटेंट है, जी आप लोग की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है।
थर्ड की बात करें तो ये आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम रैपिड मॉइस्चर मेथड भी कहते हैं, जो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है। तो ये क्या होता है, क्विकेस्ट मेथड होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों से पूछा है कि फील्ड में आप लोगों को यूज़ करना है, लेकिन हाँ इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, भले ही ये मेथड आप लोग का क्या होता है फास्ट होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, लेकिन इससे जो रिजल्ट मिलता है आप लोग को वो उतना एक्यूरेट नहीं मिलता। इसमें होता क्या है कि जो आप लोगों का कैल्शियम कार्बाइड होता है, जब वो आप लोगों का सोइल सैंपल में आप लोगों का ऐड करा जाता है, तो सोइल सैंपल में आप लोगों का एक तो हीरो आप लोगों का होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सोइल सॉलिड आप लोगों का होता है, साथ ही क्या होता है वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है आप लोगों का वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है आप लोगों की C2H2 गैस को रिलीज़ कर देता है, जिसकी हेल्प से आप लोगों का जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही गाइस नेक्स्ट आता है सैंड बाथ मेथड, ये आप लोगों का क्विक मेथड होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर में आप लोगों का सोइल सैंपल रखा जाता है, फिर वो केरोसिन ऑयल की हेल्प से आप लोग क्या करते हो उसको हीट करते हो, और जो मॉइस्चर होता है उसको आप रिमूव कर देते हो, और बाद में उसका वेट मेजर कर लेते हो, और पहले का वेट और बाद के वेट का डिफरेंस लेकर के, और जो इनिशियल वेट होता है उससे डिवाइड करके आप क्या करते हो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास गाइस टॉर्जन बैलेंस मेथड, टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मेथड, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये एक लेबोरेटरी मेथड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉर्जन बैलेंस मेथड, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बैलेंस जो होती है आप लोग की क्या होती है, बैलेंस एक तरह की तराजू होती है ना, तो उसको आप कहाँ पर यूज़ करते हो, लैब में यूज़ करते हो, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। अगला आता है आपके पास एल्कोहल, ठीक है। तो जो एल्कोहल मेथड होता है, ठीक है, ये मैं आप लोग को बता दूं ये सबसे ज़्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए होता है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कभी भी सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो एल्कोहल मेथड होता है आप लोग का वो किसके लिए सुटेबल होता है, ऑर्गेनिक सॉइल के, नॉट फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अ फिग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, सॉरी गाइज, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फिग्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, जो आप लोग का फिग्नोमीटर होता है गाइज, ठीक है, इसको आप यूज़ करते हो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हो। सब लोग आंसर करेंगे गाइज, सब लोगों का कमेंट मेरे पास आना चाहिए। वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो को, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी को, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को, वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी को, सब लोग बताएंगे गाइज। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि फिग्नोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। फिग्नोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं कि एक सॉइल सैंपल जो हमारे पास है उसमें कितना मॉइस्चर आप लोगों का प्रेजेंट है। साथ ही गाइस मॉइस्चर पता करने के साथ साथ क्या होता है, हम इसमें और भी डिटरमाइन करते हैं, और वो होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि वाटर कंटेंट तो करते ही करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिटरमाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। तो देखो भाई, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग के लिए होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सोइल में जी से, ठीक है, और इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को फ्लूइड मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ये होता है क्या, आप लोग के पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, जो आपका हीरो होता है उसकी आप डेंसिटी को मेजर करते हो, ठीक है। तो उन दोनों का जो रेशियो आता है वो आप लोगों का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है गाइस, सब लोग कमेंट करके बताएंगे वीडियो के एंड में कि जो आप लोग का क्या होता है कि जो दो तरीके की सॉइल होती है, एक होती है आप लोग के पास इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, एक होती है इनऑर्गेनिक, ठीक है। सॉइल तो कई तरीके की होती है, लेकिन हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात करेंगे। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल होते हैं इनके लिए जी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे गाइज, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब लोगों का कमेंट आना चाहिए, ठीक है, जिन लोगों को पता है सब लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा पता चल गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि हम इसकी हेल्प से, फिग्नोमीटर की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये दिखाइए कि फिग्नोमीटर होता कैसा है, फिर उसके बाद ये बताइए कि फिग्नोमीटर की हेल्प से वाटर कंटेंट को कैसे निकालेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए तीनों क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं गाइज। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की आप लोग की बोतल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिग्नोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितना होता है, 900 ml। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, आप लोग का 900 ml ये आप लोग का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो गाइज इसके बारे में देख लेते हैं, फिग्नोमीटर के बारे में कैसा मेथड होता है, क्विक मेथड होता है, कैपेसिटी कितनी होती है, 900 ml होती है। दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर कोहिजन लेस सोइल, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि अगर आप लोग को क्या करना है सर, वाटर कंटेंट अगर आप लोग को डिटरमाइन करना है तो उस केस में अगर कोहिजन लेस सोइल है, अब सर कोहिजन लेस सोइल कैसी होती है, जैसे कि सैंड, ठीक है। कोहिजन लेस सोइल क्या होती है, जैसे कि सैंड, अगर उसमें आप लोग को वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, फिग्नोमीटर का यूज कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद गाइज यूज्ड फॉर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज़ नोन। और साथ ही हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमको जो सॉइल सॉलिड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है GS जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, हमको पता हो, तब हम इस केस में इसको यूज करते हैं। आप कहोगे सर क्यों स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना जरूरी है? तो देखो, जब वाटर कंटेंट हम निकालते हैं तो इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं G आता है, ठीक है। अगर G आप लोगों को पता होगा तभी तो आप निकालोगे, या फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोइल ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को G की पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज, होता क्या है कि ये W1 W2 W3 और W4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है W1। गाइस W1 क्या होता है, जो आप लोगों का फिग्नोमीटर है ना, इसका जो एम्प्टी ड्राई वेट होता है, ठीक है, खाली आप क्या करो, फिग्नोमीटर लेकर के आओ उठा करके लैब में से, और उसका आप क्या कर लो, वेट कर लो। तो जो आप लोगों का वेट आएगा ना फिग्नोमीटर का, जो खाली है उसका जो वेट आएगा उसको हम बोलते हैं W1, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि आपका जो फिग्नोमीटर था, अब आप सोइल सैंपल लेकर के आए थे, वो सोइल सैंपल जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना था, वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना था, वो सोइल सैंपल आप क्या करो, इस फिग्नोमीटर में डाल दो। डालने के बाद आपका पहले तो इसका वेट रहा होगा कुछ ना कुछ W1 जो खाली वेट था, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप लोगों ने सोइल डाल दी आपकी, जो आपको जिसका आपको वाटर कंटेंट निकालना था, वो सोइल आप लोगों ने इसमें डाल दी। तो डालने के बाद अब उसका वेट करो आप, ठीक है। तो वेट करने के बाद जो वेट आएगा उसको हम बोलेंगे W2, यानी कि W2 वेट किसका हो गया, फिग्नोमीटर का और सोइल का। इतनी बात समझ में आ गई। अब गाइज, ये जो आप लोगों ने सोइल फिल करी थी ना, इस सोइल को तो ऐसे ही रहने दो, इस फिग्नोमीटर के अंदर ही रहने दो। अब इस फिग्नोमीटर के अंदर आप वाटर फिल कर दो। क्या फिल कर दो गाइज, वाटर फिल कर दो। यानी कि सोइल तो थी आपकी, आपने क्या करा, वाटर और फिल कर दिया। तो गाइज जब आप लोगों ने वाटर फिल करा, तो वाटर फिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करा, इसका वेट मेजर करा, यानी कि फिग्नोमीटर का वेट, सोइल का वेट और वाटर का। यानी कि जब तीनों चीज़ें उसमें फिल कर दी एक साथ, उसका वेट जो आप लोगों ने मेजर करा वो कितना आ गया सर आपके पास, W3। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये W4 क्या है। तो देखो भाई, जो चीज़ें आप लोगों ने फिल करी थी ना सारी, अब वो सारी चीज़ें उसमें से निकाल दो, उस फिग्नोमीटर में से निकाल दो। अब निकालने के बाद क्या करना है, निकालने के बाद उसको निकाल दो, और निकालने के बाद फिर से उसमें फ्रेश वाटर भर लो, ठीक है, जो आप लोगों का सही पानी होता है उसको आप भर लो, और भरने के बाद उस फिग्नोमीटर का वेट मेजर करो, ठीक है। तो वो जो वेट आता है वो आप लोग के पास क्या होता है, W4 होता है। तो ठीक है, तो W4 जो वेट हो गया फिग्नोमीटर का, और जो वाटर आप लोगों ने फिल करा फ्रेश वाटर, उसका वेट हो जाता है, ठीक है। जब सारी चीज़ें आप लोगों के पास गिवन होती हैं क्वेश्चन में, और डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन ये होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे कि इस तरीके से इसको एंटी क्लॉकवाइज आप लोग घुमा दो, W1 माइनस W2, और ये इस तरीके से W3 और W4, G-1/G और -1 और 100 से मल्टीप्लाई करके आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ठीक है, इस तरीके से W1 W2 W3 W4 ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है गाइज, अब क्वेश्चन ये था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस फिग्नोमीटर की हेल्प से आप लोग क्या करते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, फिग्नोमीटर मेथड इज यूज्ड, इसके लिए फिग्नोमीटर मेथड का हम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ फिग्नोमीटर डेंसिटी बोतल 500 ml और फ्लास्क 500 ml कैन आल्सो बी यूज्ड। यानी कि गाइस होता क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आप लोगों की G होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप फिग्नोमीटर का तो यूज करते ही करते हो, उसके साथ साथ आप किसका यूज भी कर सकते हो, एक डेंसिटी बोतल आती है जिसका वॉल्यूम 500 ml का होता है, उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। और एक आप लोग के पास फ्लास्क आता है जिसका वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है, उसकी हेल्प से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। W1 W2 W3 W4 ये सब के सब वही रहेंगे जो हमारे किस केस में थे, हमने जब वो निकाली थी ना, क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट निकाला था, ठीक है। तो जो उस केस में थे सेम वही रहेंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, W1 W2 W3, और जो फॉर्मूला है बस वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डियर G निकालने का, वो हो जाएगा W2 माइनस के W1, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, W2 माइनस के W1, यानी कि यही वाला पोर्शन आ जाएगा जो ऊपर था, माइनस कर देंगे बस W3 माइनस के W4, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन गाइज मल्टीपल टाइम्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गाइज क्वेश्चन नंबर 23, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल। गाइस सब लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, सब लोग बताएंगे गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। जो आप लोग का स्टोक्स लॉ होता है ये किस पार्टिकल के साइज के लिए वैलिड होता है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा सर ये स्टोक्स लॉ है क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टोक्स लॉ है क्या। ये स्टोक्स लॉ वही स्टोक्स लॉ है कि सर जो हम एफएम में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो हमारा ओसीएफ होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है, उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर ये वही स्टोक्स लॉ है सर जो हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो वाला है, या फिर ये वो स्टोक्स लॉ है सर जो हम सोइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो देखो भाई ये है तो एक ही तीनों, जो स्टोक्स लॉ है हमारा ये तो वही रहेगा, ठीक है, नाम तो वही रहेगा। लेकिन हमारा होता क्या है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो आप लोगों का क्या हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का आप लोगों का सीवर डिज़ाइन हो, या फिर आप लोगों का सोइल मैकेनिक्स हो, ठीक है। तो सोइल मैकेनिक्स और इन सारे सब्जेक्टों में हम क्या करते हैं, स्टोक्स लॉ को पढ़ते हैं। तो स्टोक्स लॉ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमको देता है टर्मिनेटिंग वेलोसिटी, या जिसको हम बोल सकते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि पार्टिकल साइज का से क्या लेना देना है इसका। तो मैंने कहा देखो भाई ये जो स्टोक्स लॉ है ना आप लोग का, ये बेस्ड ही पार्टिकल साइज पे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्टोक्स लॉ है ना, ये बताता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस को। अब सर ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या है? तो मैंने कहा देखो भाई परेशान मत हो, सबसे पहले आप ये समझो कि जो आप लोग का स्टोक्स लॉ होता है ना, ये वैलिड होता है, एक पार्टिकल साइज होता है जो 0.2 mm से लेकर के 0.0002 mm के बीच होते हैं। जितने भी पार्टिकल्स आप लोग के इसके बीच होंगे, उन सब पार्टिकल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं किसको, स्टोक्स लॉ को, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है, जो क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सर ये स्टोक्स लॉ जो है आप लोगों का, ये यूज़ करा जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। अब सर ये सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई आप लोगों ने सेडिमेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, सेडिमेंट का नाम सुना होगा, सेडिमेंटेशन का भी नाम सुना होगा। सुना कैसे होगा? अगर आप लोगों ने आप लोग एसएससी जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब रिवर वगैरह फ्लो होती है तो वो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारा सेडिमेंट लेकर के चलती है, मतलब बहुत सारा मिट्टी अपने साथ लेकर के बहा करके चलती है। तो उस मिट्टी के क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स उसके साथ होते हैं। लेकिन जहाँ पर उन पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर जाते हैं, वो पार्टिकल्स ऑटोमेटिक सेटल कर जाते हैं। वो पार्टिकल क्या कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेटल कर जाते हैं, और उन पार्टिकल के सेटल होने की वजह से जो बन जाता है आप लोगों का, वो क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता है, आइलैंड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप, ठीक है, द्वीप आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। और जो नदी द्वीप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, थोड़ा सा जीके भी रिवाइज कर लो, वो आप लोगों का कौन सा, माजुली, ठीक है, कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, जो आप लोगों का क्या है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके थ्रू बनता है, ठीक है। उस चीज़ को आप ध्यान रखो, वो सेकेंडरी चीज़ हमारे लिए हो जाती है। फिलहाल अभी हम फोकस करेंगे अपना स्टोक्स लॉ पे। सेडिमेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब होता क्या है कि गाइस जो भी हमारा क्या होता है, आप लोग क्या करते हो कि मान लो कि आप लोग पार्टिकल साइज़ का एनालिसिस करना है, ठीक है। दो चीज़ होती हैं पार्टिकल, मैं आप लोग को बताता हूँ जो लिख करके लेकर हूँ, ठीक है, उसी की हेल्प से बताता हूँ। ये देखो, ये होता है हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है कि सोइल के हमारा ऐसा तो है नहीं भाई कि सोइल है, सोइल में सारे के सारे पार्टिकल्स एक से होंगे। अब सोइल है और सोइल के अंदर भी सोइल सॉलिड है, तो जो हमारा हीरो है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि हीरो की हर जगह कैपेसिटी एक सी होगी। तो उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब हमारे सामने चैलेंज ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं कि किस किस शेप के, किस किस साइज़ के पार्टिकल हैं, उनको अलग अलग क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम पढ़ते हैं किसके अंडर, पार्टिकल साइज एनालिसिस के। अब सर ये एनालिसिस का मतलब क्या है? तो देखो मैंने कहा भाई एनालिसिस का मतलब वही है कि हमको क्या करना, बस क्लासीफाई करना पार्टिकल्स को। अब उन पार्टिकल्स को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक सीव एनालिसिस होता है और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। सर सीव एनालिसिस का मतलब क्या है, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? मैंने कहा देखो भाई, जो आपका सीव होता है ना, तो यूज़ करा जाता है कोर्स सॉइल के लिए। कोर्स सॉइल जैसे कि ग्रेवल हो गया और सैंड हो गया, ठीक है। सेडिमेंटेशन यूज़ करा जाता है फाइन सोइल के लिए, जहाँ पर आपका सिल्ट और क्ले हो गया। और ये जो सेडिमेंटेशन है ना भाई, इसी के लिए तो आप लोग का जो आप लोग ने स्टोक्स का नाम सुना है ना, उसी के लिए तो दिया है स्टोक्स ने। जो आप लोग के साइंटिस्ट हैं स्टोक्स, उन्होंने जो अपना नियम दिया है वो इसी के लिए दिया है, इसी सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को क्या करना है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना है, यानी कि पार्टिकल के साइज़ को पता करना है, तो मैं जो आप लोगों को नियम दे रहा हूँ वो केवल आप लोगों का 0.2 mm से लेकर के और 0.0002 mm के बीच के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सब के बीच आप लगा सकते हो और उनको आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो नियम दिया था वो आप लोगों का फाइन सोइल के लिए दिया था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो स्टोक्स लॉ होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, फाइन सॉइल के लिए, कोर्स सॉइल के लिए, मीडियम सॉइल के लिए, किसके लिए? तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, वो फाइन सॉइल के लिए वैलिड होता है, ठीक है।
अब सर ये फाइन जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है, ये नीचे भी हमें कुछ दिख रहा है, पीपेड मेथड और हाइड्रोमीटर। मैंने कहा हाँ भाई ये दो मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन को एनालिसिस करते हैं, पीपेड मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, उसके बाद गाइज ये आता है कि सीव एनालिसिस। तो जैसे कि बताया, एक कोर सीव होगी, एक फाइन सीव होगी। कोर सीव जो ग्रेवल के लिए यूज होगी और जो फाइन सीव होगी वो सैंड के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा और आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसने दिया था, हमारा स्टोक्स लॉ ने दिया था, और इन्होंने हमें टर्मिनल वेलोसिटी हमें दी थी, जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए आप लोगों का वैलिड होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। ठीक है, जिसको आप याद रखोगे, वी एस बी इसको कई बार बोलते हैं, G/18। ठीक है, रो एस माइनस के रो डब्लू अपॉन कितना आ गया, म्यू डी स्क्वायर। ठीक है, सारी चीज़ें बता देता हूँ। जी आप लोगों की क्या होती है, स्पेसिफिक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, रो ये क्या होता है, रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ वाटर, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है आप लोगों को विस्कोसिटी। ये वही विस्कोसिटी है जिसको आप किस में पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो, जो डिपेंड करता है फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे। और डी क्या होता है आप लोगों के पास, साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो आप लोगों का डाया है पार्टिकल का, वो आप लोगों के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको सेटलिंग वेलोसिटी मिल जाती है कि जो पार्टिकल आप लोगों का होगा वो किस वेलोसिटी के साथ सेटल होने वाला है। ठीक है, वो चीज़ हमको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, लेकिन ये एई के एग्जाम में बनता है, तो इसको आप लोग अगर करना चाहो तो कर लेना, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे गाइज। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, ये पार्टिकल का साइज भी है, यहाँ से आप देख सकते हो किस पार्टिकल के साइज़ के लिए वैलिड है। ठीक है, नोट पॉइंट है, इसका मतलब ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलो गए इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कह रहा है कि इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सोइल मास। गाइस अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है, इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं। एक तो हमारे पास होता है हाइड्रोमीटर, जो कि मैंने अभी आपको दिख रहा होगा, और सेकंड होता है आप लोगों के पास पीपैड मेथड। ठीक है, दो मेथड मैंने अभी आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर मेथड को लेकर के कह रहा है कि एक सोइल मास है आप लोग का, हाइड्रोमीटर मेथड को लेकर के कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है आप लोग का सही होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि आप लोगों को कुछ करेक्शन होते हैं जब हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं, हाइड्रोमीटर की हेल्प से जो रीडिंग हमारे पास आई है, जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो उसमें कुछ करेक्शन हमको अप्लाई करने होते हैं। तो उनमें से जो मेन करेक्शन होते हैं, उनमें से क्या होता है, उनके कुछ साइन होते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका मिनिस्कस करेक्शन होगा और जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होगा, वो दोनों के दोनों एडिटिव होंगे। या फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो मिनिस्कस करेक्शन होगा या डिस्पर्सिंग आप लोगों का करेक्शन होगा वो सब्ट्रैक्टिव होगा। तो गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मतलब कि जो मिनिस्कस करेक्शन होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एडिटिव होता है, और जो आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है वो आप लोगों का क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और भी करेक्शन होते हैं, उनके साइन हमको याद करने होते हैं, और यहाँ से यही क्वेश्चन हमारा बनता है। अब उससे पहले हम ये समझेंगे सर ये हाइड्रोमीटर होता क्या है। तो देखो भाई, हाइड्रोमीटर का जो काम है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। इन दिस मेथड द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट एट एनी टाइम इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय रीडिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों के पास जो सॉइल के पार्टिकल हैं, जब आप उसमें वाटर को ऐड कर दिया, वाटर को ऐड करने के बाद जो उसमें आप लोग की डेंसिटी है, ठीक है, जो आप लोग की डेंसिटी, आप उस डेंसिटी को रीड करके और उसकी हेल्प से इनडायरेक्टली आप क्या करते हो, वेट मेजर कर सकते हो जो सॉइल आप लोग का है। ठीक है, तो उस सॉइल का आप उसका मेजरमेंट करते हो, यानी कि पार्टिकल्स का आप एनालिसिस करते हो, और पार्टिकल्स को एनालिसिस करके आप लोगों ने उसका वेट को मेजर कर लिया। ठीक है, ये आप लोग का इस तरीके का हाइड्रोमीटर आप लोग का होता है। अब इसमें एक करेक्शन कुछ होते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, हमको उसी से मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब है नहीं। तो ये आप लोग के पास है जो करेक्शन आप लोग के बनते हैं हाइड्रोमीटर में। सबसे पहला आता है मिनिस्कस करेक्शन, जो आप लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन आता है, जो आप लोगों का कैसा होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है। ठीक है, कैसा होता है, सब्ट्रैक्टिव मतलब निगेटिव होता है। उसके बाद आता है आप लोग का डिस्पर्सिंग। ठीक है, डिस्पर्सिंग जो होता है आप लोग का, वो भी आप लोग का कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे करेक्शन क्या होंगे, आप लोग को याद रखने होंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कैसे याद करें। तो देखो भाई, मिनिस्कस करेक्शन मैं आप लोग को बताता हूँ। मिनिस्कस करेक्शन मतलब क्या हो गया, मनी, मनी जैसा साउंड आ रहा है। तो हर कोई क्या है अपने पास, मनी को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आप लोग का मिनिस्कस करेक्शन कैसा हो जाएगा, मनी से मतलब मनी बढ़ाना चाह रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर। अब देखो भाई, हर कोई क्या चाहता है, गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में तो रहना नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है। वो कम मतलब क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। और कम करने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर को अगर कम करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है,
अब उसके बाद आता है गाइज आप लोगों का क्या, डिस्पर्सिंग। डिस्पर्सिंग का मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन में जाना। और जब कोई चीज़ डिप्रेशन में चली जाती है तो आपको पता ही है उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव रिजल्ट तो कभी आएगा नहीं जो चीज़ डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। तो इसका ये भी कैसा हो जाता है आप लोग का, नेगेटिव हो जाता है। इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके आप कर सकते हो। और ज़्यादा अगर डीप में जाना चाहोगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना मतलब यार इतने कम टाइम में हो पाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तुम्हें पता है मैं इतना कम मतलब खींचने के बाद भी इतने डिटेल में चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, द हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर फ्रॉम द पीपेट एनालिसिस मेनली। अभी बताया कि सेडिमेंटेशन जो एनालिसिस होता है ना सर आपका, वो हाइड्रोमीटर से और पीपेट से होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा देखो भाई, इन दोनों का प्रिंसिपल भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, डेंसिटी को मेजर करते हैं। साथ ही इनका क्या है कि जो मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन है ना, मैं आप लोग को बताऊं, क्वेश्चन नंबर 25 में जो है इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेथड है ना ऑब्जर्वेशन का वो अलग है। दोनों जो करते हैं ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। उद्देश्य क्या है? सेडिमेंटेशन करना। सेडिमेंटेशन करना, ऑब्जेक्ट तो दोनों का सेम है। ऑब्जेक्ट तो दोनों का सेम है कि काम एक ही करना है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों का क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो पीपेट के बारे में, सेडिमेंटेशन, उसके हाइड्रोमीटर के बारे में तो बता दिया। अब थोड़ा सा अगर आप जानना चाह रहे हो तो इसके बारे में भी जान लो, ठीक है, पीपेट के बारे में। तो पीपेट मेथड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि इसके हेल्प से भी हम क्या करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग का मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम आप निकाल करके डेंसिटी निकाल लेते हैं, और उसमें भी हम क्या करते हैं, डेंसिटी ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 26। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। तो देखो गाइज दो चीज़ें होती हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक होता है आप लोग का देखो रेंज, या तो पार्टिकल के साइज की बात करें वो, और या फिर आप पार्टिकल के शेप की बात करें, दो चीज़ें होती हैं। अगर पार्टिकल के आप लोग की किसकी बात कर रहा है, वो साइज़ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है। और अगर शेप की बात कर रहा है तो शेप का मतलब क्या हो गया कि वो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। दो हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। अब सर इन कोफिशिएंट का यूज़ क्या होता है, क्यों हम इनको पढ़ते हैं? तो देखो भाई, जब हमको क्या करना होता है, ग्रेन साइज क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अभी तो बताया कि आप लोगों के पास क्या है, सोइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल होते हैं। अब उनको क्या करना होता है, हमें अलग अलग क्या करना चाह रहे हैं, हम उनको अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आप लोग के पास होता है वो पार्टिकल के साइज को बताता है, हाँ साइज को बताता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ कौन सा होता है, कर्वेचर होता है, वो आप लोगों का क्या बताता है, उसके शेप के बारे में बताता है कि वो आपका पार्टिकल कैसा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। अच्छा, फॉर्मूले अगर आप देखना चाह रहे हो तो वैसे मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का D60/D10। और यहाँ पे D60 आप लोग का क्या होता है कि 60% जो पार्टिकल है वो फाइनर होने चाहिए आप लोग के, जिस सीप से आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। यानी कि D क्या होता है, एक तरीके से आप लोग का साइज होता है। किसका साइज होता है, साइज ऑफ सीप, ठीक है। उस साइज सीप का साइज होता है जिससे आप लोग के क्या होते हैं, 60% पार्टिकल क्या होते हैं, फाइनर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही D10 होता है। D10 भी उसी आप लोग का क्या होता है, सीप का साइज होता है, जिसके जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो, जिससे 10% पार्टिकल होते हैं वो फाइनर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अगला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का आप लोग का क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। लेकिन हाँ, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की ये वैल्यू आप ध्यान रखना यार। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है आप लोगों का, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉइल के लिए या पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए। और जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया भी था, एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, एक यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल, एक वेल ग्रेडेड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल आप लोग क्या हो, सेम साइज़ के हो, पार्टिकल क्या हो आप लोग के सेम साइज़ के हो, तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और जब वेल ग्रेडेड हो तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं ना आप लोग के, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। पार्टिकल कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड, ठीक है। और जब पार्टिकल आप लोग के क्या होते हैं गाइज, एक से होते हैं, तो उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का करेक्ट है। तो जल्दी से सब लोग आंसर करके बताएंगे गाइज, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 का सब लोग आंसर करके बताएंगे गाइज, क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। सब लोग का आंसर मेरे पास आना चाहिए डी,
इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आप लोगों का सही नहीं है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है गाइज, आप लोगों का शेप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है वो किसके बारे में, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो बताता है वो साइज के बारे में बताता है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो आप लोगों का किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में बताता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी। तो इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। इनको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है कि क्या होता है, बाकी और डिटेल में इनके जाना नहीं है, मैंने बता दी सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 का। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सोइल इज, जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है सोइल का वो आप लोगों का क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। जो सी यू की वैल्यू होती है वो मैंने अभी बताया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। जो चीज़ इन्फॉर्मेटिव है, जो चीज़ याद रखनी है, मतलब वो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। जो चीज़ें याद रखने वाली होती है ना ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की आप रेंज को याद रखोगे, ठीक है। जब वो आएगा ना क्लासिफिकेशन, उस समय आप लोग को बता दूंगा ये ऐसा होता भी क्यों है, ठीक है। इसके लिए परेशान मत होना। अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सोइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी आई इज। अब गाइज ये अटरबर्ग क्या है, कौन थे ये अटरबर्ग, जिन्होंने क्या कहा कि मीडियम प्लास्टिसिटी सोइल के लिए अपनी प्लास्टिसिटी इंडेक्स दी, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती क्या है, प्लास्टिसिटी होती क्या है, ये सारी चीज़ें सर बताइए एक बार, होता क्या। देखो भाई, सोइल में क्या होता है, सोइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, हमको पता है कि 3 फेज डायग्राम उसका होता है। उसमें एयर भी होती है, उसमें वाटर भी होता है, और उसमें सॉइल सॉलिड भी होता है। अब होता क्या है, एयर को रिमूव करो, केवल वाटर रहने दो। जब वाटर उसमें रहता है तो सॉइल में क्या हो जाता है, उसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है। एक लिमिट तक क्या होता है, प्लास्टिसिटी आ जाती है। मतलब क्या होता है कि आप लोग सॉइल में पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है उसको एक क्या कर सकते हो, एक थिन वायर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो सॉइल को रोल करके, ठीक है। तो वो एक लिमिट होती है जिसको हम प्लास्टिसिटी सॉइल की बोलते हैं। लेकिन इन्होंने अटरबर्ग ने अपनी एक लिमिट दी, और उसमें ये कहा कि अगर आप लोग की मीडियम प्लास्टिक सोइल है तो उस केस में आप लोग की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ना वो 17 से ज़्यादा और 27 से कम होनी चाहिए, ठीक है। हम आप कहोगे सर हमने तो ये कहीं नहीं पढ़ा, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो ये इस तरीके का चार्ट आप लोगों ने देखा होगा जिसको कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले सोइल कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके का अपना एक चार्ट दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा ये होता है, ठीक है। अटरबर्ग लिमिट जो होती है वो किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक तरफ वॉल्यूम लिया था सोइल मास का और एक तरफ वाटर कंटेंट लिया था। तो अलग अलग क्या था, वाटर कंटेंट पर अलग अलग इनका वॉल्यूम सोइल का हमको देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट निकाली, जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या था, जो आप लोगों का श्रिंकेज लिमिट था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या था, प्लास्टिक लिमिट था, फिर आप लोगों का लिक्विड लिमिट था, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस के बीच क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग को इस फॉर्मूले में बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कि किसी वजह से जो आप लोग की प्लास्टिक लिमिट है वो ज़्यादा होगी किससे, लिक्विड लिमिट से, तो प्लास्टिक लिमिट अगर ज़्यादा होगी लिक्विड लिमिट से तो आप लोग की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव ना करके क्या होती है, जीरो होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ये वैल्यू जो है प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू आईपी की कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और इसी चार्ट से हमको क्या मिलती है, अलग अलग क्या मिलती हैं, ये रेंज हमको मिलती हैं। ये देखो, अगर सोइल आईपी की वैल्यू जीरो है तो मतलब सोइल कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक का मतलब क्या होगी, इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी, तो ऐसी सोइल कौन सी होगी, सैंड होगी, ठीक है। 1 से 5 के बीच है तो स्लाइट प्लास्टिक होगी, 5 से 10 के बीच है लो प्लास्टिक होगी, लेकिन 10 to 20 है तो मीडियम प्लास्टिक होगी, ठीक है। इसी के बारे में हमसे बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने ये रेंज जो दे रखी है वो 17 से 27 के बीच दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में 10 to 20 के बीच ये आप लोग की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कह रहा, इफ़ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ अ सोइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सोइल मास इज सेट टू बी। गाइज आप लोगों से कह रहा है कि जो वाटर कंटेंट है ना आप लोग का वो किस किस के बीच है, एक तो आप लोग का लिक्विड लिमिट और एक आप लोग का प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच की जो स्टेज होती है वाटर कंटेंट की, उसको आप क्या बोलते हो, ये आप लोगों से कह रहा है। तो जल्दी से बताएंगे गाइज, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं ना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ये रहा चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को आप देखो, इस चार्ट को आप देखोगे तो आपसे कहा था कि ये आप लोग की प्लास्टिक है, ये आप लोग क्या लिक्विड स्टेज है, तो इनके बीच की जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। यानी कि ये प्लास्टिक लिमिट और ये लिक्विड लिमिट, ठीक है। इनके बीच की जो स्टेज होगी उसको हमने बोल दिया प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे गाइज।